गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक मौर्य कला से संबंधित है, जो कि बीए पार्ट प्रथम वर्ष के प्रथम पेपर भारतीय संस्कृति से संबंधित है। पिछले ऑनलाइन वीडियो में हमने सिंधु कला के संबंध में संक्षेप में अध्ययन किया था। इसके बाद के पीरियड में लगभग हम कहें 1500 से 2000 ईस्वी तक कला के क्षेत्र में हमें कोई विशेष प्रगति के प्रमाण उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके बाद मौर्य काल ही ऐसा समय था जहाँ में कलात्मक गतिविधियों के व्यापक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। मौर्य काल में भारत में व्यापक स्तर पर पहली बार पत्थर का प्रयोग कलात्मक गतिविधियों के लिए किए जाने के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। मौर्यकालीन कला संपदा में हम पाटलिपुत्र नगर और उसमें स्थित मौर्यकालीन राजप्रासाद के अवशेष जो हमें कुम्हरार पटना से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा बिहार के गया में स्थित बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में पहाड़ों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई उसके प्रमाण हमें मिलते हैं। अशोक के एकात्मक स्तंभ जिन पर उसने अपने लेख लिखवाए थे और कुछ लेख विहीन स्तंभ भी हमें मौर्य कला के बारे में जानकारी देते हैं। मौर्य अशोक के स्तंभों के शीर्ष पर उत्कीर्णित पशु मूर्तियाँ भी हमें मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी देती है। इसके अलावा विभिन्न स्थानों से प्राप्त मौर्य युगीन पत्थर की मूर्तियाँ, मृण मूर्तियाँ और अशोक के द्वारा बनाए गए स्तूप, चैत्य और विहार भी मौर्य कला के विषय में हमारी जानकारी में भी वृद्धि करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्य राजप्रासाद को। मौर्यों के राजप्रासाद के अवशेष में कुम्हरार में, जो कि वर्तमान पटना के पास हैं, वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। एरियन ने इस राजप्रासाद की कारीगरी को देख करके इसे सूसा व एकबतना के प्रासादों से भी भव्य और सुंदर बताया है। इस प्रासाद में एक सभा भवन के अवशेष भी हमें मिले हैं। पतंजलि ने इसे चंद्रगुप्त की राजसभा कहा है। यह सभा एक बहुत ही विशाल मंडप के रूप में है। मंडप के मुख्य भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर 10-10 स्तंभों की 8 पंक्तियां हैं, जिसमें से 40 पाषाण खंभों के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। सभा भवन की लंबाई 140 फुट व चौड़ाई 120 फुट थी। राजप्रासाद के भवन के जो खंभे हैं वो बलुए पत्थर से बने हुए थे और उन पर चमकदार पालिश की गई थी। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार यह ऐतिहासिक युग का पहला विशाल अवशेष है, जिसके दिव्य स्वरूप को देख करके दर्शक मंत्रमुग्ध रह जाता है। उसके विभ्राट स्वरूप की स्थायी छाप मन पर पड़े बिना नहीं रहती है। इस प्रकार मौर्य राजप्रासाद, जिनमें कि पत्थरों का प्रयोग किया गया था, लकड़ी की जो संरचनाएं थी वो नष्ट हो गई है, मगर पत्थरों की संरचनाएं हमें उत्खनन से भी प्राप्त होती है। और इस राजप्रासाद का सभा भवन तो वास्तव में बहुत विशाल और कला का एक अद्भुत नमूना है। अशोक के एकात्मक स्तंभ भी मौर्यकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण हैं। एक ही पत्थर से निर्मित अशोक के स्तंभ
लगभग 12 से 15 मीटर तक ऊंचे हैं। इन स्तंभों के शीर्ष पर भव्य पशु मूर्तियां प्रतिष्ठापित है। अशोक के स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित है और ये शुंडाकार है, अर्थात ऊपर से पतले हैं और नीचे की ओर मोटे हैं। स्तंभों पर जो पशु मूर्तियां हैं उनके शीर्ष भाग पर उन्हें अलग से पाषाण से बनाकर स्तंभों के शीर्ष पर प्रतिष्ठापित किया गया है। जैसे भारत का जो राज चिन्ह है वो अशोक के सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। इस सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह एक दूसरे के पीछे पीठ किए हुए बैठे हैं। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ के शीर्ष पर एक सिंह खड़ा है। संकीसा स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी है तथा रामपुरवा के स्तंभ शीर्ष पर एक वृषभ है। इस प्रकार अशोक के अलग अलग स्तंभों के शीर्ष पर अलग अलग पशुओं की मूर्तियां बनाकर उन्हें वहाँ स्थापित किया गया है, जो अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है। इन स्तंभों के ऊपर एक चमकदार पॉलिश की गई है जिससे स्तंभ आज भी चिकने और उसी अवस्था में हमें प्राप्त होते हैं। इन पॉलिश के कारण ही कुछ विद्वानों का मानना है कि अशोक के स्तंभ निर्माण में ईरानी प्रभाव झलकता है, मगर वासुदेव शरण अग्रवाल और कुछ भारतीय इतिहासकार इस बात से इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ही भारतीयों को पॉलिश का ज्ञान था और ये पूर्णतया स्वदेशी कला से ही प्रभावित है। गुहा स्थापत्य बिहार में गया के पास बराबर एवं नागार्जुनी पहाड़ियों में मौर्यकालीन 7 गुहा आवास प्राप्त हुए हैं, जो चट्टानों को काट कर निर्मित किए गए थे। बराबर पर्वत समूह से हमें 4 गुफाएं मिलती है। इसमें कर्ण चौपड़ गुफा, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि गुफा और विश्व झोंपड़ी गुफा। नागार्जुन पहाड़ी गुफा में भी हमें 3 गुफाओं की जानकारी मिलती है, जिनमें गोपी गुफा, वहीका गुफा तथा वड़थिखा गुफाएं सम्मिलित है। इन गुफाओं की दीवारें चिकनी और चमकीली है और पाषाण शिल्प के ऊपर जो सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो ये चमकती है। इन गुफाओं की दीवारों और छतों पर की गई चमकदार पॉलिश मौर्यकालीन कला की विशिष्टता को हमारे सामने प्रकट करती है। आजीविक संप्रदाय के साधुओं को ये गुफाएं रहने के लिए मौर्य शासकों ने प्रदान की थी। प्रस्तर मूर्तियाँ पाटलिपुत्र, मथुरा, विदिशा तथा अन्य स्थानों से में मौर्य युग की अनेक प्रस्तर मूर्तियाँ पत्थर की मूर्तियाँ में प्राप्त होती है। इन पर विशिष्ट चमकदार पॉलिश हमें मिलती है। इन मूर्तियों में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ, जो कि परखम से यक्ष की जो मूर्ति मिली है, और दीदारगंज पटना से जो हमें चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति जो मिली है, ये काफ़ी प्रसिद्ध है। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ सजीव और सुंदर है। यह मौर्यकालीन लोक कला का प्रतीक है। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो दीदारगंज पटना से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति है, यह 6 फीट 9 इंच ऊंची है। यक्षी का मुखमंडल अत्यंत सुंदर है, अंग प्रत्यंग भरे हुए हैं और उसकी मुद्रा भी दर्शनीय है।
मथुरा के परखम गांव से जो यक्ष की मूर्ति हमें प्राप्त होती है वो भी 8 फुट 8 इंच की काफ़ी विशाल मूर्ति है। इसके कटाव में सादगी और अलंकरण कम ही दिखाई देता है। इस प्रकार ये मौर्यकालीन लोक कला का लोक कला को प्रदर्शित करती है या लोक कला का प्रतिबिंब हमारे सामने रखती है। ये मैंने यक्ष की मूर्ति का चित्र यहाँ इंसर्ट किया है जो मथुरा के पास परखम गांव से मिला है और ये काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके आगे की स्लाइड में मैंने दीदारगंज पटना से प्राप्त चामर ग्रहणी यक्षी की मूर्ति को भी इंसर्ट किया है, जिसे आप देख सकें कि वास्तव में कितनी कलात्मक है। इसके बाद मृण मूर्तियाँ भी हमें मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी देती है। पटना, अहिछत्र, मथुरा, कौशाम्बी इत्यादि से हमें ये मिट्टी की मूर्तियाँ या मृण मूर्तियाँ मिली है जो कला की दृष्टि से सुंदर है। ये मूर्तियाँ मौर्यकाल के परिधान, वेशभूषा तथा आभूषणों की जानकारी हमारे सामने रखती है। बुलंदीबाग पटना से एक नर्तकी की मृण मूर्ति भी मिली है जो कि उल्लेखनीय है। इसके अलावा मृण मूर्तियों में अनेक पशु पक्षियों, सांड, भैंसा, सिंह, बंदर, ऋषभ इत्यादि की मूर्तियाँ मिलती है। इसके साथ ही पक्षियों में मयूर, तोता इत्यादि मूर्तियों के अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं जो छोटे बच्चों के खिलौनों के रूप में शायद प्रयुक्त किए जाते थे। इसके अलावा मिट्टी के बर्तनों पर भी नारी मूर्तियों का अंकन हमें मिलता है। अशोक के काल में बौद्ध धर्म से संबंधित अनेक स्तूप बनवाए गए थे। बौद्ध अनुश्रुतियाँ कहती है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भले ही ये संख्या हमें काफ़ी अधिक दिखाई देती है, परंतु ये तो स्पष्ट है कि अशोक ने बड़ी मात्रा में विहार और स्तूप बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनवाए थे। स्तूप उल्टे कटोरे के आकार का पत्थर अथवा ईंटों से निर्मित एक ठोस गुंबद नुमा आकृति होती है जिसमें मृतकों के अवशेष रखे जाते थे। सांची का स्तूप आज भी जो भोपाल के पास है खड़ा है और अपने इतिहास की कहानी कह रहा है। इस प्रकार मौर्यकालीन कला के तहत हम पटना नगर की पाटलिपुत्र जो मौर्यों की राजधानी थी उसको भी देख सकते हैं, जिसके चारों ओर 4 दरवाजे थे। मेगास्थनीज ने जिसका कि उसकी लंबाई चौड़ाई और उसके चारों ओर एक खाई होने का और उसकी व्यवस्थित बसावट का वर्णन हमारे सामने मेगास्थनीज करता है। मेगास्थनीज ने मौर्य कला के संबंध में हमें एक और जानकारी दी है। वो कहता है कि हेराक्लीज और डायोनिसिस की मूर्तियाँ भी मौर्य बाज़ारों में बिकती थी, जिनका कि हम शिव और कृष्ण से उनका हम समन्वय स्थापित करते हैं। तो मेगास्थनीज हमें देवताओं की मूर्तियों के संबंध में भी जानकारी देता है। अशोक के स्तंभ तो वास्तव में ही आश्चर्यजनक है। लगभग 40 से 50 फीट ऊंचे इन एक ही पत्थर से बने स्तंभों को चुनार से लाकर के मौर्य साम्राज्य के विभिन्न भागों में किस प्रकार स्थापित किया गया होगा और उन्हें किस कला विधि के तहत उन पर चमकदार पालिश की गई होगी और उनके शीर्ष पर पशुओं की मूर्तियां बनाकर अलग से स्थापित करना, ये एक प्रकार से
मौर्यकालीन कला का आश्चर्यजनक नमूना है। इसके अलावा हमें शैलकृत गुफाओं के पहली बार अवशेष भी मौर्यकाल में बराबर नागार्जुनी पहाड़ियों के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और प्रस्तर की मूर्तियों में यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ आज भी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। जय हिंद।